सरहद पर डटे हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं। उनका बलिदान समर्पण है, उनका साहस अड़िग है। मगर वो भी संदेशे भेजते हैं, अपने अपनों को, अपने सपनों को। तो क्यों ना उन जाबाज वीरों के परिवार की कहानी से भी हम वाकिफ हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आज भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर हम बहुत से वीर और पराक्रमियों को तो याद करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनको मोटिवेशन देने के लिए उनका परिवार होता है, उनसे अक्सर हमारा अफसाना कम ही हो पाता है। आज मेरे बीच में मौजूद हैं मिसेस इंदु तोमर मैम, जो कि आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो एक कर्नल की वाइफ हैं, उसके अलावा सर कमांडिंग ऑफिसर भी रहे हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान पे। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको और आपकी पूरी टीम को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर हमें वीरों की ज़िंदगी के बारे में तो पता रहता है, उनकी लाइफ में तो बहुत तमाम तरह के स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली होती है वो अपने आप में ही एक स्ट्रगल कर रही होती है। कभी उनके ट्रांसफ़रों के ज़रिए, कभी उनको कहीं दूसरी पोस्टिंग मिल गई, या फिर आप नहीं जा पा रहे वहाँ पे, वो भी एक चैलेंज होता है। तो कैसे एक आर्मी फैमिली और एक सिविलियन फैमिली डिफरेंस रहता है, क्या रहता है और क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं इस पूरे जर्नी में? बेसिकली जब आप एक फ़ौजी से शादी करते हैं, तब शादी के वक्त ही आपको ये बता दिया जाता है कि अब आप किसी भी एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि जो ये फ़ौजी लाइफ है वो एक एडवेंचर है हमारे लिए, एंड ताउम्र रहता है। बिल्कुल। हमें सबसे पहली चीज़ जो सीखने को मिलती है और लास्ट तक उस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा सुधार होता जाता है वो है पेशेंस, धैर्य। बिल्कुल। तो जब आप एक फ़ौजी से शादी करते हैं तो आपको हर चीज़ में एक पेशेंस ना अलग अलग अंदाज में देखने को मिलता है। कभी आप अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, और आप अपने हस्बैंड के साथ जब रहते हैं तो फ़ौज में सबसे पहली चीज़ होती है कि हस्बैंड के साथ तो आप रह रहे हैं, बट हस्बैंड बेचारे आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। वो हर बार कभी कहीं काम के लिए चले गए, कभी टीडी पे चले गए, कभी ऑफिस में हैं, कभी उनको 24/7 कभी भी कहीं से भी कोई संदेश आ सकता है और आपको। लेकिन उसके अलावा आपके साथ चैलेंजेस जब आते हैं तो आप कभी घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, या कहीं दूर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई। कई बार आप जाना चाहते हैं लेकिन आप अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते, या आप बच्चे हैं आपके, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके आर्मी एनवायरनमेंट में ही ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई चीज़ें चल रही होती जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपको अपने आप वो प्रायोरिटी चूज़ करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार हमारे घर में शादियाँ छूट जाती हैं, कई बार हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए जाना चाहते हैं, शादी का खाना मिस हो जाता है, शादी का खाना मिस हो जाता है, हम जाना चाहते हैं लेकिन वो छूट जाती हैं चीज़ें। जैसे ही ट्रांसफ़र्स होते हैं तो ट्रांसफ़र्स में सबसे ज़्यादा जो कई बार टेंशन और एक अलग से एक रोमांचक जो एक एक्सपीरियंस होता है वो होता है आपका सामान को पैक करना। तो जब हम कहते हैं कि सिविल और आर्मी के जो फैमिलीज़ हैं या जो उनका घर का जो वातावरण है उसमें जो चेंजेस हैं, वो सबसे ज़्यादा एक चीज़ है जो देखी गई है, वो है कि आप सिविल में अपना घर बनाते हैं और उस घर को बनाने के लिए आप सालों लगाते हैं। उसमें आप अपना पैसा, पूंजी, मन, शिद्दत सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होता है कि ये आपका अपना घर है, इसमें हर लगाई हुई चीज़ जो है वो आपकी अपनी है। फ़ौज में ऐसा नहीं होता। फ़ौज में आपको पता है कि आप 1 साल, मैक्सिमम 2 साल या 3 साल रहेंगे। वहाँ आपका पेड़ पौधे से लेकर के आप वहाँ जिस घर में रह रहे हैं वहाँ की आप दीवारों में, चीज़ों में, नीचे फर्निश करवाने में, सब में कई बार अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, कई बार सरकार की तरफ से होता है या आर्मी का जो हमारा एक फैसिलिटीज़ हैं उनकी तरफ से होता है। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोचते कि ये मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं क्यों करूँ। ऐसा जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो फ़ौज में ही देखी जा सकती है। इतना पेशेंस रखते हैं कि अच्छा ठीक है, आज जो हमारी सो कॉल्ड जो हम MES बोलते हैं कि हमारे MES की तरफ से ये चीज़ नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम ऐसा बल्ब लगा लेंगे। फ़ौज के घर में अगर आप आएंगे और आप बाकी लोग भी जब सारे लोग आते हैं तो वहाँ एक कमरे में जहाँ सेटल भी नहीं हुए हैं, ट्रांसफ़र हो गए और पहुँच गए हैं, आप सेटल भी नहीं हुए हैं, वहाँ आस पड़ोस के सारे ऑफिसर्स, लेडीज़ जो आपको कभी भी नहीं मिले थे, वो लोग सब आ जाएंगे आपके पास और वहाँ आपको मदद करेंगे कि कैसे आप अपना किचन शुरू कर सकते हैं। किचन शुरू नहीं किया तो वही लोग खाना लेके आ जाएंगे, बक्सों पे बैठ करके हम लोग खेलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस होते हैं वो इस तरह से खुशनुमा हो जाते हैं कि एक एडवेंचर के तौर पर दिखता है, बट नो डाउट
अंदर से वो हमारे चैलेंजेस ही होते हैं कि अब नई जगह जाना है, सामान पैक करना है, फिर सामान अनपैक करना है। कभी कभी आपको बहुत सारे अपने इंटरनल फैसिलिटीज़ नहीं है या सपोर्ट नहीं है, तो आप उस जगह पे खुद भी अकेले कर रहे होते हैं। हस्बैंड वाइफ गए, पहुँचे, आप ऐसा विश्वास कीजिए मेरा कि आप पहुँचे और पहुँचने के बाद खबर आती है कि हस्बैंड को अगले दिन कहीं 10 दिन के लिए बाहर निकलना है। ओके। अब बेचारी लेडी अकेली जो है वो सामान अनपैक भी कर रही है, बाहर की दुनिया भी देखने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर भी एडजस्टमेंट कर रही है। सो इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस के साथ में वो पेशेंस के साथ धीरे धीरे बड़ी होती है कि एक फ़ौजी का जो प्यार है वो आपको सब कुछ सिखाता रहता है। वो इनविजिबली आपके साथ हर वक्त हर पल मौजूद होते हैं, और विजिबली वो जो दिखते हैं वो थोड़ा बहुत जो डायरेक्टली हेल्प कर पाते हैं वो भी होता है। बट ये है कि आर्मी फेटर्निटी में बहुत सारे आसपास के लोग, एक सिस्टम है, और इसीलिए हम फैमिली बोलते हैं उसको, क्योंकि वो आपके इस चैलेंज को, इस स्ट्रगल को आसान बनाते हैं। मतलब एक अनपैकिंग और पैकिंग वाली ये जो लाइफ है वो एक आर्मी फैमिली की होती है अक्सर। मैम, आप खुद एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, और एक आपके जो मतलब हस्बैंड हैं वो सर आज सरहद पे देश को सर्व कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे बैठी हैं और आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, तो कैसे मतलब आप उनको वहाँ तक एक मोटिवेशन पहुँचा पा रही हैं कि आप देश की सेवा करिए, मैं परिवार के साथ हूँ, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ? उसके पीछे क्या मोटिवेशन रहती है? देखिए, मेरे ख्याल से जो देश की सेवा यहाँ इस जगह पर कोई भी इंसान है ना, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है इस नेशन को सर्व करने में। चाहे अगर हम एक बहुत छोटी सी बात करें, अगर हम लोग कहीं बाहर कोई अगर स्वीपर है, अगर उसमें भी, तो वो भी एक देश के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं अगर अपने फील्ड में हूँ तो मैं किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। लेकिन जो एक बहुत बड़ी और अहम और प्राउड की बात है कि हम सोल्जर्स को वो एक रिस्पेक्ट देते हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के लिए एक पल भी नहीं सोचते। वो कहीं भी हों, किसी भी वक्त, वो हमेशा अपने लिए खड़े रहते हैं, और अपने लिए से ज़्यादा अपने देश के लिए, और देश से भी ज़्यादा वो कौन है, वो यही समाज है, यही लोग हैं जिनके लिए वो खड़े हैं। तो उस जगह पर अगर मान के चलिए कि वो चाहे सरहद पर हैं या वो यहाँ पीस स्टेशन में हैं या कहीं पर भी हैं, लेकिन एज अ लेडी हमारा जो रोल रहता है, चाहे वो जवान की वाइफ है या ऑफिसर की वाइफ है, कोई भी सोल्जर की वाइफ जो है, बेसिकली उसका एक सबसे पहला जो तरीका रहता है वो है कि अगर हमारे अंदर जो कुछ भी एक ज्वार बड़ा हो रहा है, एक बहुत ज्वालामुखी तैयार हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, गुस्सा तैयार हो रहा है, लावा तैयार हो रहा है, वो हम अपने हस्बैंड के मूड को देख करके ही बात करते हैं। बिल्कुल। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। कुछ अपवाद भी हैं, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, तो वहाँ आपको पता चल जाता है कि हस्बैंड आए हैं, लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट है। उसमें क्या रहता है कि वो उस दहलीज से जब अंदर आते हैं तो वो अपना ऑफिस बाहर ही छोड़ के आते हैं। वो घर में आकर कभी अपनी वाइफ को ये नहीं बताते कि आज मैंने ये काम किया। जी, आप उनसे कितना भी पूछिए, वो कभी ऑफिशियल चीज़ें अपनी वाइफ्स के साथ में या अपने फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। और कभी भी सीनियर्स, जूनियर्स या कहीं ऑफिस में कहीं कुछ भी, कोई भी लड़ाई झगड़ा, टेंशन। मैम ये वर्क लाइफ बैलेंस का परफेक्ट एग्जांपल परफेक्ट, क्योंकि आजकल ये डिबेट भी बहुत चल रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप देखिए ना, हर कोई किसी न किसी के लिए वो तैयार रहता है। बहुत ईजी है किसी को ब्लेम करना, बहुत ईजी है। आप एक छोटी सी चीज़ देखिए ना, कहीं पर भी अगर कुछ खराब हो गया तो आप बोलते हैं सिस्टम ने ऐसा कर दिया, या गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, या बाहर वो लोगों ने ऐसा कर दिया, प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन में यही खराबी थी, उन लोगों ने चेक नहीं किया था। लेकिन जो इंसान अपना काम कर रहा है, जिस माइंडसेट से वहाँ बैठा है, जिस तरीके की सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है, वो वही जानता है सिर्फ। बहुत ईजी है, हम दोनों आज बात कर रहे हैं, बाहर लोग हमें जज भी कर रहे होंगे। लोग बोल रहे होंगे इन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था, स्टेज पे खड़े होकर के ये नहीं करना चाहिए था। एक बार आकर के करके देखो, आप 5 मिनट करके देखो, उस रोल को प्ले करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना मुश्किल है। बिल्कुल। हम एज अ वाइफ, मैं ये नहीं समझ सकती कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो क्या क्या उनके साथ चल रहा है। तो बहुत एक लाइटर वे में मैं कहूँ कि हाँ, हर वाइफ अपने हस्बैंड को कहानी सुनाती है, लड़ाई झगड़े भी करती है, सारी चीज़ें होती हैं, और वो होना भी चाहिए, वो नोक-झोंक होती है। बट एट डेप्थ अगर मैं कहूँ तो डेप्थ के साथ में ये बात तय है कि कोई भी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को सिचुएशंस देख करके बात करती हैं, और वो जो उनके लिए सही है, जो टाइम सही है, या फिर जहाँ पर वो बात का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा,
या उस बात से उनको मदद मिलेगी, वो उस तरीके से उस बात को बताने की कोशिश करती है। अगर हस्बैंड जब घर में आते हैं और आपको लगता है कि वो किसी न किसी परेशानी से जूझते हुए आए हैं या कोई मुश्किल चल रही है और वो बताना नहीं चाहते हैं, तो हम ऐसा कुछ कोशिश करते हैं जो और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में उनको इन्वॉल्व कर सकें। और या फिर जहाँ पर भी हस्बैंड जाना चाह रहे हैं या जहाँ पर भी हमारी सोशल गैदरिंग्स हैं, वहाँ एज अ वाइफ आप सपोर्ट सिस्टम के तौर पर उनके साथ जब खड़े होते हैं तो कहते हैं ना, उनकी पूरी थकान, पूरी टेंशन अलग निकल जाती है। जब एक हस्बैंड घर आता है तो उसके बाद में वो अपने बीवी और बच्चों को देख करके तसल्ली में आ जाते हैं। तो एज अ वाइफ जो हमारा फ़र्ज़ भी है, धर्म भी है, और जो उस सिचुएशन को देख करके हमारी जो ग्रूमिंग होती है फ़ौज में, जो हमारे सीनियर्स जो हैं वो हमें अलग अलग तरीके से अपनी कहानी और किस्सों के तौर पर, अपने एक्सपीरियंस के तौर पर हमें सिखाती हैं। तो उससे मैंने भी जो कुछ भी सीखा वो यही था कि कुछ भी हो जाए वो बैलेंस करने की कोशिश करने की ज़रूरत है मुझे अपने आप से। जब नहीं होगा तब मैं अपने हस्बैंड से या अपने आसपास भी जो भी मेरे साथ में लोग रह रहे हैं, मैं उनसे मदद ले लूँगी। लेकिन उतना बड़ा, वो कहते हैं ना कि आप राई का पहाड़ मत बनाओ, पहाड़ से थोड़ा छोटा कर लो उसको। बिल्कुल। सो दैट्स हाउ। तो ये हम देख पा रहे हैं कि वाकई एक फौजी जो है या कोई भी जवान जो आर्मी और नेशन को सर्व कर रहे हैं, वो वाकई में परफेक्ट जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है देश की रक्षा का, देश की सरहद से जुड़ा, लेकिन वो अपने परिवार से वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, चाहे उनके ऊपर कितना भी बर्डन हो। मैम, एक थोड़ा सा मैं इस कॉन्वर्जेशन को लाइटर नोट पे ले जाना चाहूँगी। अक्सर ऐसा माना जाता है कि आर्मी फैमिली जो होती है वहाँ पे डिसिप्लिन होता है, और बच्चों में स्पेशली वहाँ जाते ही स्टैंडर्डीज, अटेंशन वाला जो रोल है, तो क्या कुछ ऐसा रहता है वाकई में, और क्या होता है मतलब माहौल वहाँ डिसिप्लिन का आर्मी फैमिली में? आर्मी जानी ही डिसिप्लिन के लिए जाती है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आर्मी को भी कोई, सब बराबर हो जाएगा सब। तो इसीलिए हमेशा जो आर्मी फैमिलीज़ हैं या बच्चे हैं जो उस परिवेश में बड़े हुए हैं या जिनका पालन पोषण हुआ है, वो हमेशा दूर से पहचाने जाते हैं। जब हम शादी करके आते हैं, जैसे मैं अगर एक बहुत छोटी सी बात कहूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं शादी करके जब फ़ौज में गई तो मुझे अलग अलग तरीके से ग्रूम किया गया। सो ग्रूमिंग का पार्ट ऐसे नहीं है कि जो हम यहाँ सिविल में बाहर हज़ारों लाखों रुपए देकर के जो कोर्सेज करते हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप ना बहुत अच्छे तौर पर निकल के आ पाओगे। लेकिन फ़ौज में आपकी जो ग्रूमिंग होती है वो हर पल होती ही रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। मैं अगर कहीं किसी पार्टी में जाना है या किसी ऑफिशियल एंगेजमेंट में आप इन्वॉल्व हैं और आप कहीं जा रहे हैं, तो सीनियर्स आपको वो बता देते हैं कि ये ड्रेस कोड होगा, ये इस तरीके से साड़ी पहननी है, इस तरीके से ये चीज़ें करनी है, ऐसे खड़ा होना है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हमें ना डे 1 से सिखाई जाती हैं। आपको बीच में नहीं बोलना है, या बीच में बोलना है तो किस तरीके से आपको बोलना है, राइट। अपनी बात कहनी है, सब सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं, उसका भी एक तरीका है। सेम चीज़ हम बच्चों के साथ भी करते हैं। तो बच्चों को भी घर में उसी तरीके का परवरिश दी जाती है कि बच्चे अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ किस तरीके से बात करेंगे। बाहर जब आएंगे तो कई बार तो ऐसा होता है, एक बहुत छोटा फन के तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके जो हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जब किसी के साथ में अगर मिलते हैं, जब बाहर किसी के साथ मिलते हैं तो हमेशा पहले क्लॉक देखते हैं, फिर क्लॉक देखने के बाद में बोलते हैं गुड मॉर्निंग आंटी, गुड इवनिंग अंकल। सो यू नो, चाहे वो कितनी भी बदमाशी करके आ रहे हो और साथ में आते ही वो एकदम से सीधे खड़े हो जाएंगे और सीधे खड़े होने के बाद बोलेंगे कि गुड इवनिंग अंकल। सो यू नो, आपको पता चल जाता है कि ये बच्चे जो हैं वो इतने डिसिप्लिन के साथ में निकल करके आए हैं और बाहर अपनी कोई भी चीज़ किस तरीके से कन्वे करनी है, बतानी है, वो बच्चों को भी धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। मैम, एक इंसिडेंट हुआ था सरबजीत का और एक था अभिनंदन जी। ये दोनों इतने ज़्यादा अपने आप में डिबेटेबल थे कि आज तक लोग सोचते हैं कि वाकई में जो आर्मी को सर्व कर रहे होते हैं उनकी जो लाइफ होती है उसको तो उस तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। उनकी लाइफ में बहुत कठिनाइयां हैं, डेफिनेटली ये हमें पता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मिशन में जा रहे हैं जहां से जाके वापस आने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो उस समय उनके परिवार के, और स्पेशली मुझे लगता है कि एक वाइफ, अगर आपकी शादी हो गई है तो जो वाइफ है उस पर तो बहुत ज़्यादा बर्डन आता होगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? फिर भी वो महिलाएं अपने बच्चों को फ़ौज के लिए तैयार करती हैं, वो चाहती हैं कि उनके बच्चे फिर भी देश की सेवा करें और देशभक्ति में आगे आएँ, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? फ़ौज के साथ रहना
नेशन के लिए सर्व करना हर फौजी का एक कहते हैं ना किस्मत है। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं जब वो फ़ौज में आने के बाद में ऐसे किसी इंसिडेंट्स में कहीं ना कहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि अब मेरा वो सही वक्त है जिसमें मैं जिसके लिए फ़ौज में आया था। लेकिन चाहते और न चाहते हुए भी जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और जब कई बार जो आपने सरबजीत की या जो विंग कमांडर अपने अभिनंदन जी हैं उनके लिए भी जब चीज़ें हुई, वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ फैमिली के अंदर वो अपने आप तैयार होती है। अपने आप उस लेडी के अंदर वो एक नेचुरल प्रोसेस जो मैंने बताया ना, वो डिसिप्लिन के साथ में जब चल रहे थे, जब रोज़ हर दिन किसी न किसी के साथ आप थे, सपोर्ट था आपके पास, आपने उस फैमिली का हिस्सा बनने के बाद में अपने लिए भी और उस फैमिली के लिए यानी उस आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए भी जब आपने भी अपना कंट्रीब्यूट किया, तो वो लेडी के अंदर वो सपोर्ट, वो स्ट्रेंथ, वो अपने आप धीरे 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 तैयार हो जाती है और तब पता चलता है कि ये लेडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे बहुत सारे मेरे क्लोज्ड लोग हैं जिनके साथ में जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ ऐसी परेशानियां आई हैं या जो ऐसी सिचुएशंस या ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ा है। सरबजीत का पर्सनली अगर मैं कहूँ कि वो मैं बहुत साल पहले मैं जब देख रही थी और चीज़ें थी, तो कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने भी इस लेडी की मेंटल लेवल के बारे में सोचा कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको जुटानी पड़ती है, कितनी ज़्यादा ताकत जुटानी पड़ती है कि आप खड़े हो सकें। शहीद यात्राओं में भी जब हमारी वाइफ्स जब जाती हैं, विडोज़ जब जाती हैं, बच्चे जब जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है और वो ताकत मिलती ही हमें अपने आर्मी परिवार से है, हमारे अपने डिफेंस के जो परिवार है वहाँ से मिलती है। हमारे आसपास जो लोग हैं उनका जो रिस्पेक्ट बना हुआ है फ़ौज के लिए, जो विश्वास बना हुआ है फ़ौज के लिए, वहाँ से वो ताकत मिलती है। और इसीलिए वो लेडी जो है वो अपने साथ साथ अपने हस्बैंड को या उसकी पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हुए अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी अपनी सारी इच्छाओं को अपना अंदर रखते हुए वो ना बाहर लोगों के सामने स्माइल करती हुई दिखती है। मैंने कुछ लाइंस लिखी थी। बिल्कुल मैम, हम चाहेंगे आप सुनाएं। तो हार में बनती मैं हिम्मत तुम्हारी, हार में बनती मैं हिम्मत तुम्हारी, जश्न जीत का भी मैं ही हूँ, पथ का कंटक हटाने वाली, संबल बनती मित्र भी मैं ही हूँ। भार्या के इस वेश में, भार्या के इस वेश में तपस्विनी सी बन, ममता के सागर में धैर्य की मूरत बन, भाग्य से झगड़ती राह देखती तुम्हारी, जीवन से लड़ती हुई स्त्री भी मैं ही हूँ। विरह की पीड़ा से सजी हुई सी, विरह की पीड़ा से सजी हुई सी, काजल वाली अब सूनी आँखों में डोरों की भांति कहीं पड़ी हुई सी, पूनम का चांद या अमावस की रात, युद्ध की संध्या या कोई संघर्ष अविराम, बावली में पहाड़ से बोझ को लिए हुई सी, आशा की खिड़की से झांकती प्रेमिका तुम्हारी, अंतहीन लड़ाई करती हुई एक सारथी मैं ही हूँ, इस पार भी मैं ही हूँ और उस पार भी मैं ही हूँ। मैम बहुत अच्छा लिखा है आपने, वाकई में ये मतलब उनकी मनोदशा को समझते हुए मैं तो शायद उसका भी 1% नहीं पहुँच सकती, लेकिन कोशिश की मैंने कि शायद वो लेडी, वो जो स्त्री है, वो एक हमारी जो वीरांगना है एक तरीके से, वो किस तरीके से अपने आप को एक सारथी बना करके खुद ही हमारे आगे चल रही है। बिल्कुल मैम, ये बात आपने बहुत सही कही और आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न भी है कि मैम अपनी लाइफ में आप बैलेंस कैसे मेंटेन रखती हैं? आप तो जैसे कविताएं लिखती हैं खुद, ये एक अच्छा ज़रिया है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। जब आपके हस्बैंड जो हैं वो नेशन को सर्व कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप और भी आर्मी वाइफ्स के साथ रहती हैं, तो उनका क्या रहता होगा बैलेंस करने का तरीका? आपका तो हमें पता है कविता है और बहुत अच्छी तरह से आप कविताएँ लिखती हैं, तो क्या लगता है आपको उनकी लाइफ में कैसे बैलेंस होता होगा? आर्मी वाइफ्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा आवा एक हमारा संगठन है, एनजीओ जो है आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन,
जब आप शादी करके आते हैं वहाँ से लेकर के ताउम्र आप उसका पार्ट होते हैं। ओके और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट NGO ओके जो हमारे देश में है, जहाँ पर आपको हर चीज़ के बारे में सिखाया जाता है। आज आप बात करें बाहर, चाहे कोई इवेंट्स की बात हो, चाहे वो कोई वर्कशॉप्स, लेक्चर्स या स्कूल्स या कहीं पर भी इस तरीके की चीज़ों की बात हो, या आप सोशल सर्विस की बात करें, या किसी के दुख सुख में आप खड़े हैं उन चीज़ों की बात करें, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, हर चीज़ की जो ट्रेनिंग है वो हमें आवा के थ्रू हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से होती रहती है। हमारे बहुत सारे ऐसे लेडीज़ के गेट टुगेदर्स होते हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं और आपको बजट भी दिया जाता है। यू नो बाहर आप बात करेंगे कि हमें ये इवेंट करना है, तो सो कॉल्ड इवेंट जो मैनेजर हैं वो बोलेंगे आपको कि इतने लाख रुपए लगेंगे, इतने हज़ार रुपए लगेंगे। पर फौज में हमारे जो लेडीज़ हैं उनको एक छोटा सा बजट होता है, और वो जो इतनी खूबसूरत फ़ौज जो दिखती है वो अपने थोड़े से रिसोर्सेज में वो इतना खूबसूरत अपना तैयार करती है उस इवेंट को। तो वहाँ लेडीज़ सीनियर से लेके यंगर लॉट जो है, जो अभी शादी करके भी आया होगा, वो सब लोग अपने हाथ से बैठ करके अपना दिमाग लगा के सब लोग मिक्स होकर के साथ में ना बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसे उनका पर्सनल टाइम भी जो है, जहाँ पर वो अकेले रहती या कुछ भी, हम पकड़ पकड़ के लेके आते हैं कि नहीं तुम्हें इन्वॉल्व होना है। तो वो जो टाइम है वो एक साथ सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए स्पेंड करते हैं। उससे आपका लर्निंग भी होती रहती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक बहुत अच्छे कंप्लीट पैकेज बन जाता है आपका, कि आप हर चीज़ जानते हैं। इसके अलावा बाहर भी हम लोग कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों से जुड़े होते हैं। आज की डेट में तो आवा की तरफ से बहुत सारे इवेंट्स होने लगे हैं जो बाहर होते हैं। मैं खुद भी जैसे सोशल सर्विस में जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे साथ भी बहुत सारी आर्मी वाइफ्स हैं जो मेरे को सपोर्ट करती हैं, और उनके भी बहुत सारे कुछ इवेंट्स या ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। तो इस तरीके से वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप को, अपनी सोशल स्किल्स को, या अपने बहुत सारे जो अलग अलग जो उनकी स्किल्स हैं उनको वो यूज़ करती हैं, दूसरों को भी इंस्पायर करती हैं, और ख़ुद भी इंस्पायर्ड होकर के अपनी स्ट्रेंथ के साथ में वो चीज़ों को मैनेज करती हैं। जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारे वेलफेयर्स होते हैं, वेलफेयर्स के तौर पर हम लोग जो हमारी और अदर फैमिलीज़ हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। और उस सपोर्ट करने के साथ साथ हमारे जो पूरा टाइम जो आपने बोला कि किस तरीके से बैलेंस करती हैं, उसमें हमारा एक सिस्टम अपने आप ही है, जो एक कहते हैं ना कि हमारी अपनी एक टाउनशिप है जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें हमारी वो एक ही जगह पर अवेलेबल होती हैं। हर लेडी जो है वो मल्टी टास्किंग वुमन है, तो वो अपना बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी करेगी, खाना भी बनाएगी, काम भी करेगी, चीज़ें भी करेगी, वेलफेयर्स भी देख लेगी, बाहर अपना शाम को इवनिंग में गेट टुगेदर्स भी कर लेगी, तैयार भी हो जाएंगी, चीज़ें भी करेंगे। तो वो करते करते वो बैलेंस आता है, और मेंटली अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटली एंड इमोशनली अपने आप को वो बैलेंस करके चलते हैं। बिकॉज जहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके चलूँगी वहाँ सामने वाले की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जब शेयर करते हैं तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, और एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथ मिलती है कि अच्छा ओके, मैं ये चीज़ें भी और अच्छे से कर सकती हूँ। तो दैट्स हाउ वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी ग्रो टुगेदर। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे साथ जो हमारे ऑफिसर्स हैं, या जो पूरा कल्चर है, जो सिस्टम है हमारा, वो हमें सब सपोर्ट करते हैं। आप एक फ़ौजी को कहीं पर भी बाहर देखो, कहीं भी, वो आपको बस नाम से बात करेंगे, अच्छा मैं फ़ौज से हूँ, आर्मी से हूँ, अच्छा मैम कहाँ से हैं, हस्बैंड कहाँ से हैं, या लेडी मिल गई तो आपके हस्बैंड कहाँ से हैं। सो एक पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है। तो चाहे वो इनसाइड द फेंस हो या आउटसाइड द फेंस हो, वो आपको हर तरफ आपके लोग अपने मिलते हैं, तैयार आर्मी होते हैं। कम्युनिटी ही एक तरह से अपने आप में अपने आप में एक अपनी ताकत है, एक सारी एक बड़ी मुट्ठी है जिसके अंदर सब कुछ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू से दिस कि आर्मी जो है वो एक ऐसा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां आप बात करते कि कॉरपोरेट है, ये है, वो है। ऐसा एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है जी, जिसमें आप सब कुछ करते हैं और सीखते हैं। और उसके बाद में आज मैं 20 साल के बाद में या 19 साल के बाद में मैं आज खड़ी हूँ, तो मेरे पीछे कितने लोगों ने मुझे सिखाया है, सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ इतना बोलने लायक हूँ। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई आर्मी फ्रेटर्निटी। मैम आज हम देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या कुछ एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे आप देश को, सभी युवाओं को,
ज़रूरी नहीं है आर्मी का ही आप बताएं, आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बता सकते हैं। और आप कविताएं लिखती हैं, मैं भी को ऐसा लग रहा है इससे भी ज़रूर कोई कविता आपने पक्का लिखी होगी। हाँ, बिल्कुल आप शेयर करिए मैम। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा आज की युवा पीढ़ी है, मेरा एक अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम भी चल रहा है जो कि सोशल मीडिया एडिक्शन को लेकर के हमारा एक छोटा सा एक युद्ध अभियान चल रहा है। तो उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। तो बेसिकली जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है। आई एम नॉट सेइंग 100%, क्योंकि दोनों तरफ की चीज़ें होती हैं, बट एक हमारा तबका है युवा पीढ़ी का जो कि एक साइड है उनका, वो एक ऐसे अंधेरे की तरफ गुम हो रहा है जहाँ पर उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। वो आगे आने वाले टाइम में उनको अपनी परेशानियाँ अपने आप दिखेंगी। उसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और सोशल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। बाहर आकर के सोशली वो लोग अपने आप को स्टैंड करने में परेशानी देख रहे हैं और अकेले में जूझते जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एक्सपोजर जब हो जाता है, और ज़्यादा एक्सपोजर में भी हमें जब समझ नहीं आता है, बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं और उनमें से हम एक चॉइस एक बार में जब नहीं चूज़ कर पाते हैं तो मल्टीपल चॉइस के साथ में आपका पूरा ध्यान दिमाग सब बढ़ जाता है। तो मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि हम आज़ाद तो हो गए, बट आज़ादी के सही मायने हमें समझ नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल। हम क्या अपने आप को आज़ाद कहेंगे अगर हम लोग अपने मोबाइल के साथ हम पूरी तरह से उसमें ही स्लेव बन के रह जा रहे हैं? आप एक चीज़ सोच के देखिए, अगर आपको फ्रीडम का अगर स्पेलिंग ढूंढना पड़े तो पहले आप डिक्शनरी में ढूंढते थे, बाद में आप गूगल में ढूंढने लगे, अब तो आप बस केवल उसको बोल देते हैं और इतने में वो पता नहीं क्या चीज़ें निकाल करके लेके आते हैं, चैट जीपीटी में ढूंढते हैं। सो यानी कि हम आज़ाद कहाँ हुए, हम तो और गुलाम होते जा रहे हैं, हम स्लेव बनते जा रहे हैं इस अपने इस टूल की वजह से, इस डिवाइस की वजह से। सोशल मीडिया में हम बहुत सारी चीज़ें, पहले हम किसी पर्सन के बारे में जब समझना चाहते थे तो हम अपने आसपास के लोगों से सुनते थे, बड़े लोगों से पूछते थे, टीचर्स की बातें सुनते, टीचर्स भी पढ़ के आते थे और फिर वो हमें सुनाते थे। पर आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, हमें मत बताओ, हम अपने आप ढूंढ लेंगे। कई बार तो हम अपनी पढ़ाइयाँ भी जो है वो अलग अलग चैनल में, यूट्यूब के चैनल से हम पढ़ लेते हैं और फिर टीचर्स को हम ना गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। सो अगेन जो हमारा सोशल मीडिया या जो भी है, नो डाउट बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, मैं इसमें वो डिबेट में नहीं हूँ कि अच्छा और बुरा क्या है, बट मैं उस चीज़ में बात कर रही हूँ कि किस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव 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 देखते जा रहे हैं। और आप जितना नेगेटिव देखेंगे, जितना ज़्यादा आप देखो ना आज की डेट में हर चीज़, क्या आपको ये प्रॉब्लम है, क्या आपको वो प्रॉब्लम है, आपने ऐसा कर दिया तो ये परेशानी हो जाएगी, ना चाहते हो आप सोच रहे हो अच्छा मुझे भी ऐसे हो गया है क्या, राइट? तो आप अगर उस चीज़ को छोड़ करके अगर अच्छी तरफ जाने की कोशिश करें, कहीं पॉजिटिव देखने की कोशिश करें। अगर ट्रेन लेट हो गई है तो ट्रेन लेट होने की वजह से आपने जो 10 मिनट उस पूरे प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व करने में लगाए, जो आपने लोगों को देखा, आप कई बार उससे पॉजिटिविटी लेना थोड़ी सी कि मुझे भी कुछ मज़ा आया, मैं 10 मिनट यहाँ पे देख पाया, कुछ खुली हवा में सांस ले पाया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, ये जो हमारी बात करने की स्किल्स हैं, जो हमारी और अदर स्किल्स हैं, उनको बढ़ावा ना दे करके सिर्फ और सिर्फ कमियां देखना या नेगेटिव देखना, ये मैं चाहूँगी कि हमारी युवा पीढ़ी इसको बंद कर दें और सिर्फ अपने आप को जैसा आप सोचोगे, जैसे आपके थॉट्स होंगे, एक दिन आप वैसे ही बनते चले जाओगे और वही चीज़ आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए आज आप अपनी चॉइस के साथ में कि आप अपने आप को आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसा देखना चाहते हो। इसी वजह से कहते हैं कि आप एक बार 2 साल के लिए फ़ौज में आकर के सर्व करके देखो, आपके अंदर कितने चेंजेस आएंगे। आप देखिए उस डिसिप्लिन में जाकर के जहां आपको मोबाइल उठाने के भी टाइम नहीं मिलेगा, फुर्सत नहीं मिलेगी, जहां आप सोच के कुछ और बैठे होंगे कि शाम को मुझे ये काम करना है, आपको कुछ और काम आ जाएगा। तब आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे हर चीज़ के लिए, हर स्ट्रगल के लिए। और आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर हम जो नेशन के लिए बात कर रहे थे कि नेशन सर्व, अगर मेरे हस्बैंड या हर फौजी जो कर रहे हैं, वो हर किसी की जिम्मेदारी है। तो इस युवा पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है कि वो इस नेशन को सर्व करे अपने अलग अंदाज में, अपने तरीके से, अपने छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू, जो समाज में दिखाई देगा। और वो जो समाज में बदलाव आएगा, वो जो समाज में चेंजेस जो होंगे, वो उनके अपने होंगे, तो वो उनको प्राउड फील होगा कि ये मेरी वजह से हुआ, ये हमारी सब कम्युनिटी जो हमने बनाई उसकी वजह से हुआ, राइट?
सो इसके लिए मैं एक छोटी सी बहुत टिपिकल हिंदी तौर पर है, बिल्कुल मैम, आप सुनाइए। बहुत अच्छा मैं इस युवा पीढ़ी को डेडिकेट करते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि किस तरीके से उनको स्ट्रगल करना है। कि भोर की वो पहली किरण, सुबह जब पहली किरण निकलती है तो भोर की वो पहली किरण आई यूं संघर्ष कर, विहंगम प्रिय सौतन बनी यामिनी को भेद कर, यानी रात को हटाकर। किलकारियों में गूंजती मन की अदृश्य कंदरा, प्रचंडता से बढ़ता ही चल दुख को तू यूं भूल कर। धैर्य धर कर देख ले, ये युवा पीढ़ी के लिए बात मैं कहना चाहूँगी कि धैर्य धर कर देख ले, उड़ान भर तू पंछी बनकर। बीज प्रस्फुटित होता कहीं सीना रग धरा का चीर कर। दौड़ते और भागते जीवन में थोड़ा तो संभल, दौड़ते और भागते जीवन में थोड़ा तो संभल। जीत का मधुपान चाहे तो क्यों बैठा तू है हार कर। जीत का मधुपान चाहे तो तू क्यों बैठा है हार कर। तरुण तुम तेजस्वी बनो, तरुण तुम तेजस्वी बनो, काल चक्र का रुख मोड़कर। विषाद में विश्वास और उम्मीद की चादर ओढ़कर। भीड़ में भटके पथिक की दिशा तू अनजान क्षितिज तक। वीरता रक्त में लेती हिलोरे। आज 15 अगस्त के लिए है ये कि वीरता रक्त में लेती हिलोरे। अब अंत तक तू संघर्ष कर, अब अंत तक तू संघर्ष कर। वाह मैम, कितनी ब्यूटीफुल लाइन थी, वाह अंत तक तू संघर्ष कर। ये हर आम आदमी के लिए भी है और एक आर्मी परिवार से आ रही है ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये स्वतंत्रता दिवस पर एक छोटा सा हमें आर्मी की लाइफ का एक कह सकती हूँ मैं एक छोटा सा हमें आपने झलक दिखाई कि क्या उनकी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं और कैसे वो लोग डील करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपको वंस अगेन स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी दर्शक यूं ही लोकमत राजस्थान के साथ बने रहिए, और अगर आपके पास और भी कोई आइडियाज़ हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम इंदु मैम के साथ डिस्कशन करें, क्योंकि मैम एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो हमें ज़रूर से कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।